बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको सबसे पहले तो ये खबर दे दें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने गुज़श्ता 3 दिनों में जो मुल्क भर में जलाओ घेराव होता रहा, हंगामे होते रहे, उस पर सो मोटो लेते हुए विफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतों से 3 दिन के अंदर मुकम्मल तफसील तलब कर ली है। इस पर बात करेंगे, मगर इससे पहले कौमी असम्बली के आज के इजलास से मुताल्लिक बात करेंगे, जहां पर प्राइवेट मेंबर डे पर ज्यादातर वज़रा गायब नजर आए। सैयद खुर्शीद शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। करोड़ों पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स कैसे गैर महफूज हो गए? एहसन इकबाल का वजीर खजाना असद उमर से तहकीकात का मुतालिबा। सेनेट में शेर रहमान की हुकूमत पर शदीद तनकीद। चीन और सऊदी अरब से मिलने वाले कर्जों की शराइत मंजर आम पर लाने का मुतालिबा कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास की कहानी जानेंगे आमिर मतीन की जुबानी। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब पर एक मरतबा फिर से अडियाला जेल वापसी की तलवार लटकने लगी। जायदाद आपकी है तो सबूत भी आपको देना होंगे। अदालत ने एक मरतबा फिर से बारे सबूत शरीफ फैमिली पर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत पर रिहाई के खिलाफ नाब की अपील पर जो समाअत हुई, उसकी मुकम्मल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का इलेक्शन हारने के बाद सियासी मंजरनामे से गायब रहने वाले चौधरी निसार साहब एक मरतबा फिर से मंजर-ए-आम पर आ गए। मेरा मशवरा मान लिया जाता तो नून लीग की हुकूमत होती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर नवाज शरीफ ना होते तो शहबाज शरीफ होते। चौधरी निसार ने एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ पर तंज के नश्तर बरसा दिए। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को अदायगियों के तवाजुन में अब किसी बहरान का सामना नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर खजाना असद उमर की चीन से वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कौम को खुशखबरी। क्या पहले का बहरान वावेला हुकूमत की जेबों से बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके अरबों रुपए निकलवाने के लिए किया गया था? क्या हुकूमत को अब की बार IMF के पास जाने की जरूरत नहीं रही? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि NHA में TADA के नाम पर अफसरों ने किस तरह से करोड़ों की बंदर बांट कर डाली। 1 लाख तक तनख्वाह वसूल करने वाले अफसर ने भी TADA के नाम पर 40 लाख रुपए कौमी खजाने से बटोर लिए। इसकी मुकम्मल डिटेल भी शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने जो सोमोटो लिया उस पर तो बात करेंगे, मगर उससे पहले असेंबली इजलास के हवाले से आमिर साहब बात करेंगे। आज क्या होता रहा सारा दिन असेंबली इजलास में? क्या नई बात थी, क्या अहम था? आज सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। नो न्यूज़ इज अ गुड न्यूज़। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट। तो कासिम सूरी साहब को डिप्टी स्पीकर लाए हुए हैं, ये वो उन बेचारे की बस की बात नहीं है। देखें, एक आदमी ने ना कभी काउंसलर भी नहीं रहा, MPA भी नहीं रहा, MNA भी नहीं रहा, सीधा ही पहली दफ़ा MNA में इलेक्ट हुआ है, उसको सीधा डिप्टी स्पीकर बना दिया है। उनसे नहीं चल रहा। और असद कैसर, आई मस्ट से कि उन्होंने आगे से अपनी इज्जत बढ़ाई है कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चलते हैं, लोग उनकी इज्जत करना शुरू हो गए हैं। हमारा अपना भी उनके मुतालिक जो है ना ओपिनियन तब्दील हुआ है, उनकी बेहतर आगे से परफॉर्मेंस है। मगर फ़ायदा गवर्नमेंट PTI को ये है कि अपोजिशन जो है ना वो बिल्कुल फटीक का शिकार हो चुकी हुई है। वो बिल्कुल उनके अंदर जान ही नहीं है, बिल्कुल फुसफुसी सी बैठी हुई है। मेरा ख्याल वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि एकदम से शायद बहुत ज़्यादा इनकी अपनी गलतियों के से, उस्मान बुज़दार की गलतियाँ, रिजवान गोंदल का, फिर मुआशी बहरान एकदम लगता था कि पता नहीं बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, सऊदी अरेबिया से मदद नहीं आई थी वो, तो वो थोड़ा सा वो भी फिजल आउट कर गया। फिर उन्होंने दिल लगा लिया कि ये जो धरना है हमारा, जिस तरह 3 साल धरना चलता रहा, तो ये खैर वो भी क्राइसिस ख़त्म तो नहीं हुआ, मगर वो इनका जो अंदाज़ा था कि कुछ हफ्ते चलेगा, तो 3 दिन में जो फिजल आउट कर गया ना, तो वो थोड़ा सा एक थकावट का शिकार था। पीपल्स पार्टी वाले फॉर एग्जांपल वो अपने ही उसमें असद ज़रदारी साहब को फिक्र पड़ी हुई कि मैं आज गिरफ्तार होऊंगा नहीं होऊंगा, वो बाहरी धमकियाँ, वो बाहर से ही वो बस जो है ना असम्बली से बाहर आप वो उन्होंने आना कम ही कर दिया। बिलावल भी बड़े रेगुलरली आ रहे, 2-1 दिन से वो भी नहीं आ रहे। तो एक तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी, वो भी इंतशार का ही शिकार लग रही है, बड़ी डिसहार्टेंड सी है। इनकी बड़ी बड़ी जो तोपें थी ना, हमारा ख्याल था कि ये आएंगे, जो ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, उसके बाद अपने सनाउल्लाह साहब, वहाँ वो पंजाब में मूँछों को ताव दे के संभाले नहीं जाते थे। वो लगता है इस तरह ज़माने अमर में तोपों को वो तेल लगा के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं ना, वो बिल्कुल इन पर कपड़ा पड़ा हुआ है, आवाज़ ही नहीं निकल रही। बिल्कुल वो तोपें जो है ना खामोश तोपें हैं, कंप्रोमाइज़ तोपें हैं। शहबाज शरीफ साहब लीड नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं है सारा। फॉर एग्जांपल आज उन्होंने सबको कहा था कि मैंने सब रेगुलरली ज़रा अटेंड करें, अंदर हाउस में मौजूद हो, मैंने तकरीर करनी है
किसी ने उनको समझाया कि जनाब आज प्राइवेट मेंबर्स डे है, आज आप तकरीर कर ही नहीं सकते हैं। तो उनको क्योंकि पंजाब असम्बली में भी 10 साल उन्होंने कभी अटेंड नहीं किया था, तो कायद व ज़वाबत का, रसूलों का, कि वहाँ पे आपको थोड़ी सी टेक्निक भी चाहिए, थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि कौन सा मौका है, किस तरह बात करनी है, तो उनको अभी तक वो नहीं है। तो ऊपर से जाहिर है वो तलवार लटक रही है नैब की कि इस दौरान भी रिमांड पे हैं, मगर ये खबरें चल रही थी कि उनकी तफ्तीश भी साथ में जारी है। बच्चों को रोज़ अब नैब को, सलमान को भी बुला लेते हैं, हमजा साहब को भी बुला लेते हैं। अब 10 साल में इनका इतना खौफनाक रूल रहा है कि हमजा साहब वर्चुअली अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, अब वो नैब के 19वें ग्रेड के 18वें ग्रेड के अफसर बुला लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि बताएं जी ये कहाँ से 56 कंपनियाँ आई, ये क्यों किया, वो क्यों किया। सलमान का कोई डायरेक्टली हालांकि सियासत से ताल्लुक नहीं था, उसको भी बुला लेते हैं। सो ये डर भी है। ऊपर से जो नवाज शरीफ, डिटेल बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब की भी जो वाइब्स आ रही हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनकी ये जो ज़मानत है ये बरकरार है। तो ये प्रेशर ओवरऑल बिल्कुल उस पर चल रहे हैं। उससे पीटीआई थोड़ी सी ना वो रिलैक्स ही हो गई है। उनके यहाँ जो अभी तक चल रहा है उनका कारखाना अपोजिशन का, वो ज़्यादातर इनकी अपनी गलतियों की वजह से, कोई ना कोई ऐसी रोज़ का एक आधी ना गलती कर देते हैं, ऐसा बयान आ जाता है, कभी वो फयाज चौहान साहब का आ जाता है, कभी उस्मान बुज़दार साहब का आ जाता है, चौधरी फवाद चौधरी साहब भी कुछ ना कुछ खलाई मखलूक या इस तरह की कुछ ना कुछ छेड़ रखते हैं। तो बातें बड़ी फ्रिवलेस लेवल पे चली गई हैं कि जी खला में किसको बचवाना है, यही बातें होती रही हैं, इश्यूज़ पे नहीं है। इश्यूज़ पे ये है कि पीटीआई से कम से कम हमारी बड़ी, क्योंकि उन्होंने दावे बहुत बड़े थे, ये था कि ये इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज फॉर एग्ज़ाम्पल तवज्जो दिलाओ नोटिस था, बलोचिस्तान में एक बहुत ज़्यादा पानी का मसला है, उनके यहाँ उनका जितना थोड़ा पहले से बड़ा थोड़ा कोटा है, उसमें से भी पूरा नहीं मिलता। तो तवज्जो दिलाओ जो होता है ना नोटिस, उसका मतलब है कि ये मामला बड़ा संगीन है और फौरी नौयत का है, उसमें कोई सी ना किसी को जवाब देना होता है। तो आज वो फैसल वाडा साहब जो है ना वो छुट्टी पे थे, अगर छुट्टी पे वजीर चला जाए तो वो किसी ना किसी की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो आए मगर हाउस में नहीं थे। होता ये अगर आप वजीर ना हो तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की लगा देते हैं या किसी और वजीर की ड्यूटी लगा के जाते हैं, क्योंकि उसका सारा मकसद ही तवज्जो दिलाओ, कॉल अटेंशन नोटिस उसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसका जनाब कि ये कोई इमरजेंसी वाला इशू है, फौरी नौयत का है और बहुत संजीदा है, तो इसको फौरी जवाब चाहिए, फौरी तवज्जो चाहिए। तो वो उनका आज वो उन्होंने कहा जी ना किसी ने जवाब नहीं दिया, और थे ही नहीं, वज़ीर खाली थे, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि खुद वादों के बावजूद जो है वो प्राइवेट, वो उन्होंने क्वेश्चन आवर तो क्या लेना था, वो आना ही बंद हो गए हुए हैं। तो वज़ीर भी बस आते हैं, अगर आते भी हैं तो शक्ल दिखाते हैं, और बाकी जो कोई नए वज़रा आए हैं, फॉर एग्जाम्पल जरताज गुल साहबा जो हैं, वो बड़ी हमें उम्मीदें थी उनसे कि डायरेक्टली इलेक्ट होकर आई हैं, और हमारा खुद बड़ा असरार था कि उनको कैबिनेट में लें, मगर मेहनत नहीं करती हैं बिल्कुल भी, इस तरह की नहीं। उनका 2 दिन पहले उनको जवाब देना पड़ गया, उन्हें समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन की तैयारी नहीं की होती। एक होता है कि कैपेसिटी का इशू, एक है कि आप मेहनत ही नहीं करते हैं, आप सीरियसली नहीं, आप ना वो फोटो ऑप्स में ज़्यादा लगे रहते हैं। जो ही कोई वजीर खड़ा होता है ना, तो वो एक खवातीन का एक पूरा स्क्वाड है इनका पीटीआई का, उनकी कोशिश होती है वो पिछली रोज़ में बैठ जाएं कि लोग हमारी टीवी पे शक्ल देख लें, वो एक पूरा एक स्क्वाड है। सो वो एक फ्रिवलेस सा एक एटीट्यूड है, रवैया है। तो इमरान खान साहब खुद भी मेहनत बड़ी कर रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, चीन जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, मगर पार्लियामान के अंदर कम से कम ना वो नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से सारी, क्योंकि हमने कहाँ से, हम कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठे होते, हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ है। हमने जो जज करना होता है गवर्नमेंट को, जो उसका चेहरा होता है वो पार्लियामान में होता है, वहाँ देखना है इनके क्या रवैये हैं। वहाँ बड़ा ही गैर संजीदा रवैया है, ये बिल्कुल भी वो 1-2 वजीर बस लगे होते हैं, गला फाड़ रहे होते हैं, मगर उनके पास भी मवाद नहीं होता। तो पार्लियामेंट में इनकी परफॉर्मेंस बड़ी होती है। आमिर साहब ने जो बातें की हैं पार्लियामेंट के हवाले से, अभी भी इन्होंने हाथ बड़ा हौला रखा हुआ है। किस मामले में क्लास साहब? ये पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग के मामले में मेरा ये ख्याल है, जिस तरह की मैं गुड कॉम मैं डिक्लेयर्ड हूँ 100 दिन तक जो है ये सारा, चले वो 100 दिन हमारी ख्वाहिश है कि नॉट फॉर पीटीआई कि कोई तो ये जो है ना तब्दीली आए, कोई बेहतरी करे, तो आप सही कहते हैं, आप सही आप कह रहे हैं। अभी कल हालांकि अभी आपने जरताज गुल साहबा की बात की, वो टीवी शोज में अच्छी बात करती हैं, और जैसे हमारे ट्राइबल एरिया से आई हैं, डेरा गाजी खान से हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, अच्छा फेस है पीटीआई का, पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल जैसे होते हैं उस तरह के थे। अगर वो भी आमिर साहब ये कह रहे हैं तैयारी करके हाउस में नहीं आ रहे, तो इट मीन्स के इनको दिलचस्पी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का खौफ नहीं है
ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि असद कैसर साहब को तो वो सीरियस नहीं लेते। वो हमने कल भी देख लिया था, आज वाली कहानी भी आमिर साहब से सुन रहे हैं, उनको वजीर कोई सीरियस ही नहीं लेता। उन पर ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया असद कैसर साहब पे, जो कि हुकूमत गलत कर रही है कि वो स्पीकर जो है उन्होंने अब उनका ज़्यादा फोकस अपोजिशन के साथ होना चाहिए। आपने खाली हाउस तो नहीं चलाना यहाँ पे, उन्हीं की कोशिश है, वो ज़्यादा टाइम देते हैं उनको अपोजिशन को, तलो एंगेज रहे ना, अच्छी बात है, ये उनको यही कुछ करना चाहिए। उनसे मिनिस्टर नाराज़ हैं कि हम जो नीचे से इशारे कर रहे थे अब हमें टाइम क्यों नहीं देते, आप हमें क्यों नहीं बात पे बोलने देते हो। भाई आप लोग जो हैं अगर अपोजिशन बात कर रही है तो उनको एग्जॉस्ट करने दें, बोलने दें, उनका तो काम है, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं फंसाने। स्पीकर आपको सही उस पर हिकमत अमली पे जा रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया सर? ये कहते स्पीकर आके क्योंकि उन्हें टाइम ज़्यादा दे रहा है पोजीशन को और हमें डिसरिगार्ड कर रहा है, लिहाजा पीठ पीछे खड़ी करके हुए आपस में अपने, जैसे मैंने कल भी कहा था, आपस में अपनी बैठक खोल लेते हैं, बिल्कुल पीठ इन्होंने पीछे की होती है। और 3-4 अब स्पीकर साहब देख रहे हैं, 4 मिनिस्टर्स, मैं MNAs की नहीं बात कर, मिनिस्टर्स तक जो हैं अब वो अपने तई उनको मैसेज भेज रहे हैं असद कैसर साहब को कि वी डैम केयर, आप कौन होते हैं हमें डिसिप्लिन करने वाले, आप कुछ भी करें, आप अगर हमें यहाँ टाइम नहीं देते तो हम भी आपको नहीं सुनते। हालांकि असद कैसर के पास बहुत सारी पावर्स हैं। अब सवाल यह है कि वो पावर यूज करना भी तो किसी किसी को फन आता है सर। अब वो बेचारे कहते रहते हैं, कोई बात उनकी नहीं सुनता, फेयर एनफ। अगर ये तैयारी करके नहीं आते तो फिर जो लोग कह रहे थे जरताज गुल साहिबा को वजारत मिलनी चाहिए, गलत कह रहे थे, हम वो कहते रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। वो तो फिर उसके बाद उनको शर्मिंदा होना चाहिए जनाब कि हम समझते थे पोटेंशियल है। मैंने कल जैसे कहा हमें उम्मीद नहीं थी, जिनकी तारीफ बनने हम तारीफ करते, कल जमील अहमद खान जैसे कल उन्होंने फिशरीज पे महिगीरों वाले इश्यूज पे अच्छा बोले, हालांकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। आज मोहम्मद खान जमाली साहब ने बलोचिस्तान के पानी का इशू जो है बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, अच्छा किया, PTI के हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो मुझे नहीं समझ आ रही, आमिर साहब मुझे एक्सप्लेन करें, ये सारे जितने कॉल अटेंशन नोटिस आ रहे हैं ये बलोचिस्तान से आ रहे हैं। KPK में भी दूध की नहरें बहेगी, वहां कोई इशू नहीं, उसका MNA कोई इशू नहीं उठा के लाता क्योंकि हमारी हुकूमत है। फॉर गॉड से इस माइंड सेट से निकलें। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं किसी PTI हुकूमत के दिफा के लिए नहीं बैठे हुए। आप अगर हुकूमती बेंचेस चेक नहीं रखेंगे, अपोजिशन तो रखेगी, अपोजिशन के चेक रखने में वो वेट नहीं आता। लोग ये समझते हैं कि तनकीद बड़े तनकीद हो रही है, इन्होंने तो करनी है। ये हुकूमती बेंचेस को चाहिए। रोजाना अखबारात में दर्जनों किस्म के इश्यूज आ रहे होते हैं, लोगों के मसाइल आ रहे होते हैं। अगर मीडिया को पता है कि ये मसाइल आ रहे हैं तो आप उन्हीं इश्यूज को लेकर पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते? आप कॉल अटेंशन नोटिस क्यों नहीं डाल रहे? अब हो क्या रहा है, 2 सूबों में इनकी हुकूमत है, क्योंकि PTI की पंजाब में और KP में, वहां दोनों से कोई कॉल अटेंशन नोटिस नहीं आ रहा। आमिर साहब, जो 12 करोड़ का सूबा है आपका उसमें कोई कॉल अटेंशन नोटिस नहीं है। हालांकि कल मुराद सईद ने सही उसको पिक किया इशू को, जो मेरा ख्याल है जिस पे बनती थी कॉल अटेंशन, उस पर नोटिस आना चाहिए था इशू। खैर उस पर क्वेश्चन भी रेज एक आध हुआ था कि जो पिछली हुकूमत ने ज्यादती की है यहाँ पे, और पर्टिकुलरली मैं कहूँ नवाज शरीफ साहब ने की, और उसके बाद शायद खकान अब्बासी साहब ने, और कल आमिर डोगर ने भी जो है वहाँ से उन्होंने भी बड़ा अच्छा इशू को उठाया कि इन्होंने आके धड़ाधड़ हुकूमत जाने से पहले इन्होंने इफ्तिताह किया सर रोड्स के, मोटरवेज के, और उस पर करोड़ों रुपए इन लोगों ने खर्च किए, और मोटरवेज ना अभी तक बनी है ना ऑपरेशनल। आमिर साहब, इस पे तकरीबन अगर सबको मिला लिया जाए 1 बिलियन रुपए से ज्यादा के इफ्तिताह के इनके खर्चे हुए हैं। और शायद खकान अब्बासी साहब को बिल्कुल इतनी सी भी एम्बेरसमेंट नहीं होती कि आप जो कहते इफ्तिताह कर रहे थे तो आज 4-5 महीने हो गए अभी तक नहीं खुले, लोग अभी तक तंग है वहां पे, उनको आपने ओपन नहीं किया, महज सिर्फ आपने टैग लगवाना था, वहां पे चीज़ों को करना था। सो ये PTI की जो है, और इनकी खवातीन हम समझते हैं कंपैरेटिवली पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा समझदार हैं, वो DHA कैंट क्राउड अपनी जगह पे, वो मैं फिर कौम को बता दूं ऐसे कि सिर्फ DHA और कैंट लाहौर से 15 खवातीन, और इनके MPs जो है ना सर, MNAs MPs खवातीन, स्पेशल सीट्स पे DHA लाहौर कैंट से हैं, सिर्फ 15 सर, एक हल्के से NA 131 जहां से ख्वाजा साद रफीक जीते, जहां हार गए हैं, जहां पे इलेक्शन हारे हैं। सवाल यह है कि एक ही मतलब 2 इलाकों से 15 खवातीन लें, उन खवातीन की परफॉर्मेंस तो थोड़ी सी हमें नजर आनी चाहिए। चलो मान लिया कि पूरे पंजाब में कोई पढ़ी लिखी खतून नहीं थी, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, जैसे मैंने कहा हमारे सराइकी इलाकों से कि एक ही वहां पे उसका खतून का या लड़की का नाम था मिशेल हसन का, उसको 18वें नंबर पे रखा इन्होंने, जो भावलपुर की थी, जो प्योरली जिनको आना चाहिए था मेरिट पे, जहां से वोट लेके आए, उसको मिशेल हसन को उन्होंने सीट नहीं देनी थी। 18 पे रखो ना, नंबर आएगा ना उसको सीट मिलेगी, और नहीं मिलेगी। सारा क्राउड लाहौर से भर लिया है और वहां से हारे भी इलेक्शन। ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, जस्टिस, और कोई काम नहीं कर रहे यहाँ पे। कोई नजर आ रहा है आपको खवातीन का? वही डेस्क थमके करनी है इन्होंने। इनको भी समझा दिया गया खवातीन को कि आपने डेस्क के खिलाफ बात करें तो हमें मिसोजिनिस्ट कह देते हैं। ये भाई बात ये है कि ये कोटे पे आई में डायरेक्ट खवातीन नहीं है, इलाके से इनको डबल काम करना चाहिए। मतलब 15 खवातीन MPA भी वहीं से ले लिए, 6-7 इन्होंने वहां से MNA भी खवातीन ले लिए, वहां से DHA से और कैंट से, 2-4 किलोमीटर के इलाके से, 2-4 किलोमीटर से 15 MNAs और MPs हैं आपके सामने। उनकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। अब उन्होंने क्या करना है? उन्होंने हर बात पे हुकूमत का दिफा करना है। अगर ये काम करते, मैं आपको फिर कह रहे हैं
यही काम आपको याद होगा जनाब मुशर्रफ के दौर में खवातीन करती थी कि डेस्क थंप करो। आपने अगर कोई चेंज लानी है जो आपको लानी चाहिए, आप डेली यहाँ पे कॉलिंग अटेंशन नोटिस लेके अपनी हुकूमत पे लेके हैं, आपने कवर अप नहीं करने। अगर आप कवर अप करेंगे तो वही कुछ आपसे पहले होता रहा है। KPK वालों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कोई अपने सूबे की चीज़ें नहीं ला रहे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अभी कान करने के हम आने वाले हैं कि कितनी बड़ी डिजास्टर हुई है, 500 के करीब वहाँ कान मारे गए हैं आपके KP में और वहाँ पे बलोचिस्तान में कोई। और ये सवाल रिपोर्ट पेश हुई आमिर साहब, रोने का मकाम है कि किसी ने रिपोर्ट को टेकअप नहीं किया। ये पढ़ी लिखी खवातीन है, हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं जिनको हम लेके आए थे कि पढ़ी लिखी हैं, एम्पावर्ड हैं, ये आगे खवातीन के लिए खड़ी होगी। कराची मैं जाते वक्त बताता जाऊंगा, कराची की नुमाइंदगी फिर भी बेहतर खवातीन है, वो ज्यादा आर्टिकुलेट हैं, मेहनत करके आती हैं, जब बोलती हैं तो कराची के इश्यूज को ज्यादा टेकअप कर रही हैं। पूछते हैं जरा इनसे 6000 DHA क्लब लाहौर का ना ये 6000 खवातीन मारी गई, उसकी रिपोर्ट पेश हुई कौमी असेंबली में, नॉट ए सिंगल वुमन स्टूड अप के जो इस पे खड़ी होती और आके इसको कहती कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में खवातीन के साथ। चलिए खवातीन से मुतालिक आपने बात की, क्लासेस में ब्रेक से जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब पर एक मरतबा फिर से अडियाला जेल वापसी की तलवार लटकने लगी और चौधरी साहब जो सियासी मंजरनामे से गायब थे अचानक से नमूदार हुए हैं। अब की बार वो क्या लेकर आए हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो बात करेंगे नवाज शरीफ साहब से मुतालिक। ऐसा क्या आमिर साहब अब इस केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, तो क्या चांसेस नजर आ रहे हैं अब इस सजा की मौतली के हवाले से जाएगी? मामला सब्जुडिस है जी, और जो कई दफ़ा अदालत की ऑब्जर्वेशंस को जो है वो फाइनल फैसला नहीं समझना चाहिए, ठीक है, मगर कई दफ़ा वाइब्स आती हैं, नज़र आ रहा होता है कि ये मुकदमा किस तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ जा रहा है ना, जिस तरीके से आज सवाल किए गए हैं नवाज शरीफ साहब के वकीलों से, तो मेरा ख्याल इनके यहाँ जो डर पड़ गया ना कि ये ज़मानत जिस पे ये रिहा हुए हैं उसके मनसूख होने का इम्कान है। पहले समझा जा रहा था केसेस में उमूमी तौर पे होता है कि अगर आपको ज़मानत मिल जाए तो वो होता है कि जी वो तकरीबन रिहाई मानी जाती है। मगर आज बड़े चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, वो बीमार थे, उनका कल ही जो है एंजियोप्लास्टी हुई है, मगर आज वो खास तौर पर उसके बावजूद जो है चैम्बर में उनके डॉक्टर बैठे हुए थे, फिर भी उन्होंने आके अटेंड किया। तो उनकी जो आज ऑब्जर्वेशंस थी उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जनाब बात की है कि ये जो आपने नॉर्मली जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो कि आप सज़ा को मौखर करते हैं, ये इसके अंदर उनका ये 43 सफ़े का फैसला आ गया और उसमें आप फैक्ट्स में चले गए हैं। नॉर्मली आप फैक्ट्स में नहीं जाते, फैक्ट्स में आप मेन मुकदमे में जाते हैं। जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है जिसके अंदर सज़ा को मौखर किया जाता है, ज़मानत की मनसूखी की जो दरख्वास्त होती है, उसमें आप फैक्ट्स पे इतना नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा जी इसमें आप फैक्ट्स पे भी चले गए हैं, तो मुझे ये समझाएं कि इसकी इसकी क्या पहले नज़ीरें कितनी हैं और ये बड़ा हार्डशिप का केसेस या इस तरह का तो समझ आता है। तो उसमें एक तो वो उन्होंने वो क्वेश्चन कर लिया है कि फिर जो मेन दरख्वास्त थी उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सुनी गई थी, वो तो अब उसका तो ऑलमोस्ट फैसला ही इसके अंदर भी कर दिया है। आपने ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में ही सारा कुछ कर दिया है, तो मेन दरख्वास्त की तो वो वैल्यू कोई नहीं रहेगी और इसकी कोई बहुत ज़्यादा पहले मसाले नहीं हैं। तो इस पर एक तो है। दूसरा उन्होंने जो एक बड़ा ज़्यादा अहम केस है, बात यह है कि पैनमा के अंदर अभी तक जो एक बुनियादी सवाल था कि ये जो जायदादें हैं एवन फील्ड्स की, ये था कि ये इन्होंने रसीदें देनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में पैनमा में इन्होंने कहा जी ये तो सुप्रीम कोर्ट है, इधर नहीं आप पूछ सकते। उसके बाद इन्होंने नैब का जो था ट्रायल कोर्ट, उसमें कहा, वहाँ भी इन्होंने कहा कि जी बच्चे मफरूर हो गए कि जी वो तो फॉरेनर हैं, उनसे नहीं पूछ सकते। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं भी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताना चाहूँगा, वहाँ भी नहीं बताई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि जनाब किसी ना किसी तौर पे जब आपने मान लिया, उन्होंने कहा ये किसकी जायदादें हैं, तो उन्होंने कहा जी बच्चों की हैं। उनका किसी ना किसी को तो जो उन्होंने मोर और लेस में कोर्ट एंड कोर्ट नहीं बता रहा, मगर जो लुबे लबाब था ये था उन्होंने किसी ना किसी को तो एक्सप्लेन करना है कि ये किसकी जायदादें हैं। ये रसीद या ट्रेल, मनी ट्रेल जो है वो किसी ना किसी को तो देनी है, किस स्टेज पे देनी है, कहाँ देनी है। तो ये जब आपने मान लिया कि आपकी हैं तो रसीदें तो देनी बनती है और ये आपने देनी है। और ये इनकम टैक्स लॉज के अंदर या उस तरह के हवाले चीफ जस्टिस साहब ने दिए। तो ये थोड़ा सा आज जो वाइफ सुप्रीम कोर्ट से आई हैं कि जो ये तसल्ली हो गई थी कि ये केस ख़त्म हो गया और ये छूट गया है,
तो आज जो है ना ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स दोबारा रिपीट कर दूं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब नहीं होता कि फैसला आ गया, पर ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा आप ड्रिफ्ट देख लेते हैं कि कोर्ट की ड्रिफ्ट किधर जा रही है। तो मुझे ये ड्रिफ्ट जो नजर आ रही है उससे कुछ, मेरा ख्याल है कुछ लोगों की नींदें नून लीग में आराम होना बड़ा जायज बनता है। इसके बाद जो है ना जरा सोना मुश्किल हो ड्रिफ्ट की जाएगा। आपने बात की क्लासा साहब, एक बड़ा अहम नोटिस वो तो चीफ जस्टिस साहब ने भी ले लिया है। ये तो 3 दिन आप लोग हम सब घरों में महसूर रहे, आवाम कहीं पहुंच नहीं सकी, जलाओ घेराव होता रहा है, उस पर नोटिस हो गया। मैं जरा थोड़ा सा जो आमिर साहब ने बात की है इस पे न सुप्रीम कोर्ट पे, अब ये बड़ा ऑब्वियस था, जो हमारे लिए भी थोड़ी सी हैरानी की बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जो उसमें जो जजेस थे ऑलरेडी वो फैसला इस पे दे चुके थे। उस पे जो आया था वो ठीक है। अब उसमें जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं, अब वो तो पहले दिन से वो दे चुके थे, वो तो डिस्क्वालीफाई ऑन करप्शन चार्जेस पे कर चुके थे वो, और उनके साथ गुलजार साहब थे मेरा ख्याल है उसमें, जस्टिस गुलजार साहब। बाकी 3 ने कहा जी फर्दर हम जरा इंक्वायरी करवा लेते, उन्होंने भी खैर जो भी था उन्होंने भी उनको डिस्क्वालीफाई किया। सो ये चीज़ हम उस वक्त भी कह रहे थे, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कोई कुछ समझदार हैं, लेकिन आपने जब केस पूरा, अब उसकी हेयरिंग जैसे आमिर साहब जाते रहे, इन्होंने पूरा फॉलो किया, हमने इसको पूरा फॉलो किया, हमने कोई उसके 9 के करीब जो वॉल्यूम थे वो हमने पढ़े उस पर बैठ के, फिर हमने उसके नैब की प्रोसीडिंग फॉलो की। तो एक बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि केस क्या है बुनियादी तौर पर। और फिर आपने नैब का लॉ भी पढ़ा हुआ हो उसके सेक्शन कि जिस पे आपको ये करना होता है कि अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाए इनके एसेट्स बिजान मीन्स हैं और मैं मान लूँ कि एसेट मेरे हैं, तो फिर मेरे ऊपर बर्डन है कि मैं उसको कोलैबोरेट करूं कि मैंने कहाँ से पैसे हैं, किधर से हैं, बैंक स्टेटमेंट दूं या जो भी चीज़ें मैंने देनी है मुझे वहाँ देनी चाहिए। वो चीज़ें नहीं थी। हमने उस वक्त भी कहा था अगेन उसमें उनको वो कहते हैं नो डिसरिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ नहीं सॉरी इसके ये हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि ये सवाल जो आज चीफ जस्टिस साहब ने साकिब निसार साहब ने पूछ लिया पहले ही, ये सवाल उनको भी पूछना चाहिए था। अब आते हैं जो उन्होंने सुबह मोटो लिया चीफ जस्टिस साहब ने, जिसकी मेरा ख्याल है पूरा उनसे 3-4 दिन पे उन पे दबाव था कि चीफ जस्टिस साहब पे या अदालत पे ये एतराज़ात आ रहे थे कि जनाब बाकी तो कोई यहाँ सियासतदान भी अगर कोई बात करे, कोई अगर यहाँ पे कोई दीगर कोई आम बंदा, मैं उसमें खुदा ना खास्ता करूँ, आमिर साहब करें, बाकी कुछ करें, तो सियासतदानों को तो बुला भी लिया जाता है, तो इन्हें अदालत भी लग जाती है और उनको सजाएं भी मिल जाती हैं, फेयर एनफ होनी चाहिए, किसी में अदालत पे जुर्रत नहीं होनी चाहिए था। लेकिन वो टांट्स आ रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे खातिम रिजवी साहब हैं, बाकी लोग हैं, तो शायद अदालतें भी जुर्रत नहीं कर रही। तो एक तो खैर उन्होंने स्टेप उस पर लिया है कि जनाब कि आप इस पर उन्होंने एक्शन की रिपोर्ट मांगी है। लेकिन 2-4 चीज़ें मेरा ख्याल है बड़ी ज़रूरी हैं। आई होप कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको देखेंगे जब ये केस आगे चलेगा, कि नोटिस उनको करने की ज़रूरत है जिन्होंने फतवे जारी किए थे। ये बड़ा ज़रूरी है, इसको ये थोड़ा सा सोसाइटी में बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए। अब होता यह है कि एक तरफ हमें समझाया जाता है कि टॉप पे लीडरशिप ठीक हो तो वो निचले लेवल तक ट्रिकल डाउन होता है। यहाँ कहते नहीं टॉप से हमने नहीं पकड़ना, हमने निचले लेवल से किसी को हमने पकड़ना है, जो वहाँ पे आके तलवारें लेके फिर रहे थे, डंडे लेके, उनको भी पकड़ना ज़रूरी है। सवाल यह है कि जब तक टॉप से आप चीज़ ठीक नहीं करेंगे, उनको मैसेज नहीं जाएगा, तो कल को आप दोबारा खड़े होंगे। चीफ जस्टिस साहब को उनको भी नोटिस जारी करवाने चाहिए, नहीं तो फिर यही समझा जाएगा कि हमारी आर्मी हो, हमारी जुडिशरी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों। ये अपोजिशन के लिए तो बहुत सारे तेज़ हैं। अपोजिशन पे जो हम गुफ्तगू सुनते हैं वहाँ पे कौमी असम्बली में संभाला नहीं जाते वजीर हमारे, अपोजिशन पे ठीक बातें करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आते पर जल जाते हैं। हम यही सुप्रीम कोर्ट का भी यही आ रही है चीज़ें कि उन्होंने भी आके पॉलिटिशियंस को, इवन मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया, सजाएं दी हैं, ठीक की हैं। उन्होंने एक ही हल्ले में तीनों को रगड़ के रख दिया सर, और तीनों चुप हैं। जरूरत नहीं हो रही किसी को कि इनको जनाब बुला के पूछा जाए और कि आपने कैसे कैसे इस तरह के फतवे दिए और रियासत को खतरे में डाला है। सो चीफ जस्टिस साहब ने अगर अच्छा किया है, मगर सारा कुछ चीफ जस्टिस अदालतों पे नहीं छोड़ देना चाहिए। हुकूमत को भी अपना काम करना है, अदारों को भी करना है। करेंगे आमिर साहब, ये तो तय है। एक काम करें चीफ जस्टिस साहब, ये हुआ ना पंजाब में सबसे ज्यादा हुए हैं, इनको पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को और आईजी को, बुज़दार साहब को और बुज़दार साहब को बुलाना बड़ा बुज़दार, उन्होंने तो पॉलिटिकल लीडरशिप की सुननी है ना। आप इनको जरा बुलवाएं, इनको जरा तलब करवाएं, इनसे जरा इंक्वायरी करें और अमजद सलीमी साहब से पूछें, होम सेक्रेटरी साहब फजील असगर साहब से पूछें, चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछें, यूसन हसीन खोखर साहब से कि एक्सीलेंसी आप बताएं, आपको पता था यहाँ पे 3 दिन हंगामे होते रहे, लोग जलते रहे हैं, इतना आपने उनका करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, आपके पास कोई प्लान था? एक कॉमन आदमी को पता है, हमें भी पता था कि शहर में फसादात हो रहे हैं, हमने भी तो कोई प्लान कर लिया था कि जनाब घर बैठना है, नहीं बैठना, बच्चों को पता करना है, फलां का करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना। आपके पास अमजद सलीमी साहब के आईजी के पास कोई प्लान था? बुज़दार साहब के पास था? होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के पास प्लान थे? पोस्टिंग लेनी तो बड़ी आसान है, आप ले लेते हैं, बड़े बहादुर अफसर आ गए। जब टेस्ट आता है ट्रायल का, इन द लाइन ऑफ फायर खड़ा होना पड़ता है, उस वक्त अपने घरों में बैठ के टीवी देख रहे हैं सारे,
और टीवी से अपडेट ले रहे हैं, हाँ जी किस जगह पे उनका एक आखिरी अरबा होता है जी, फोन बंद कर दो, फोन बंद कर दो। सो उसके बाद सारा ब्रांड किसने फेस किया? हमें सब 2 लोगों ने फेस किया, या मीडिया ने फेस किया ब्रांड, जिसको सारे बुरा समझते हैं, जो इनको पूरी जाने खतरे में डाल के पूरी आवाम को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और सामने उनका ब्रांड है, या आपकी पब्लिक ने बेचारे गाड़ियां तोड़वाई हैं। ये जो कह रहे हैं नुकसानात का अजाला, अगर मेरे बस में उतना आमिर साहब हो सकता है, मैं स्वीपिंग बात कर रहा हूँ, मैं बुज़दार साहब को कहता अपनी जेब से इनका भरें। यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, आप फेल हुए हैं इस ये सूबे के लॉ एंड ऑर्डर में, लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ में। मैं इनसे होम सेक्रेटरी साहब से कहता कि इनको कहीं अपनी जदाद दें ये, क्योंकि ये जिम्मेदार थे कि इनका काम था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को देखते सारे। अब ये खर्चे नुकसानात कौन पूरे करेगा? इंटरेस्टिंगली आमिर साहब, कि जिस आवाम का नुकसान करवाया, खर्चे आप और हमसे ही पूरे होंगे, ये जेब से होंगे। हमारे टैक्स से देंगे। अगर 10 अरब का नुकसान हुआ, 15 रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपए का नुकसान हो, सपोजली हुकूमत उनका नुकसान का ज़ाला करेगी। आप तो किसी को जेब से चाय नहीं पिलाते, 2 बिस्कुट बाद तीसरा खाएं, हाथ पकड़ लेते हैं कि जनाब ऑस्टेरिटी मैयर है, आप तीसरा बिस्कुट नहीं खा सकते। यहाँ पे कहते अवाम का हम खर्चा देंगे, कहाँ से देंगे? हमारे पैसों से देंगे। पेट्रोल का टैक्स आपने बढ़ाया, उससे देंगे। आपने गैस की कीमतें बढ़ाई, उससे देंगे। मोटरवे के चार्जेस बढ़ाए, उससे देंगे। आपने यहाँ पे टोल टैक्स बढ़ा दिया, उससे। अब अंदाजा करें, अवाम को कुट के, मार के, तशद्दुद करके, जलाओ घिराओ करने के बाद अब अवाम की जेब से उनको कंपनसेशन होगी। पूरी पुलिस फोर्स बैठी रही है, पूरी आपकी आपकी पॉलिटिकल एलीट बैठी रही है। 3 दिन आपको इंटीरियर मिनिस्टर नजर नहीं आया यहाँ पे। आपको वहाँ पे ये पंजाब में कोई इंटीरियर मिनिस्टर है, कोई वजीर दाखिला, मुझे तो नहीं पता कोई है या नहीं है सर, वो कहीं पे नजर नहीं आया सर। आपको कोई मशीनरी नजर नहीं है जिसका हमें नाम नहीं पता, बरा मुझे तो नहीं पता। मैं मान लेता हूँ, मुझे वजीर दाखिला होम मिनिस्टर का मुझे नहीं पता, भी सिंध का जैसा तैसा नजर ही नहीं आया, चीफ मिनिस्टर नहीं नजर आया, होम मिनिस्टर को छोड़े। अगर करना है इस सिंबॉलिक भी सही, इनको जुर्माने करने चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आपने लोगों की, पब्लिक की प्रॉपर्टीज और लाइव्स को रिस्क पे छोड़ा है। लोग मरे हैं इसमें, उनकी गाड़ियां जली हैं, पब्लिक का नुकसान हुआ है। अब आपने हमारी जेब में पब्लिक के नुकसान को पब्लिक की जेब से पूरा करना है। कोई इमरान खान साहब ने या उनके वजीरों ने या उनके चीफ मिनिस्टर ने जेबों से नहीं देने। इनको कम अज कम एक या चीफ मिनिस्टर हो, आपके मिनिस्टर हूँ, ये सेक्रेटरी हूँ जिनके मैं नाम बता रहा हूँ आपको, चीफ सेक्रेटरी हूँ, होम सेक्रेटरी हूँ, IG हूँ, इन पे जुर्माने करें, 10 लाख करें, 20 लाख करें, 30 लाख करें। जुर्माना कौन करेगा इन पे? ये इन्हें सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए कि इनकी जेबों से, इनका काम था, सब इनको तनख्वाहें मिलती हैं, दे गेट मनी, इनको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, पक्ष मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, इनको सिक्योरिटी मिलती है। अगर मीडिया के लोग बगैर सिक्योरिटी के इतने लड़ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, इनके गिर्द तो हर वक्त आपके साथ एस्कॉर्ट चलते हैं सर। इनमें अगर जरूरत नहीं, हुकूमत में नहीं है कि वो सामने जाए, इनको पकड़े, इनसे बात, मैं कहता हूँ कुछ ना कहते उनको, कोई 100, 200, 300 सिपाही तो आप थोड़ा सा ले आते सड़क पे, लोगों को तसल्ली तो होती कि यार कोई रियासत हमारे लिए खड़ी हुई है यहाँ पे। जुर्माने अगर चीफ जस्टिस साहब ने करना, अगर वही काम करना है जैसे गोंदल वाले केस में हुआ, उसमें पाकपतन वाले में, कि बुला के इतनी प्रोसीडिंग के बाद आपने फिर वही करना है कि गोंदल साहब जो है वो वही 5 साल के लिए बैठे रहें और ये भी ना मिले और इनको पोस्टिंग भी ना मिले, तनख्वाह भी ना मिले, उनको तनख्वाह भी ना मिले, पोस्टिंग भी ना मिले, उनको इबरतनाक मिसाल बने। अगर इसी तरह के नुकसानात तो यहाँ भी यही किया है कि जो पूरे इस्लामाबाद पिंडी में एक ही इनका SSP साहब है, मेरा अमीन बुखारी साहब, जिसने मैंने जाती तौर पे वहां से गुजरते देखा था कि उस बंदे ने फाइट की इस करके, जो अपने रिस्क के ऊपर लड़ाई करके उनको कंट्रोल किया, आज उसको चेंज कर दिया गया है। अच्छा, इनके पास जो अच्छा ऑफिसर था यहाँ पे, मतलब हालांकि हमारी जाती कोई मुलाकात नहीं अमीन बुखारी साहब से, लेकिन जो उनके दोस्तों से, कोलीग से सुने हमने, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो जाके बलोचिस्तान 4 साल जो सर्विस करके आया पुलिस का, पंजाब का वैद ऑफिसर, बाकी तो कुछ जाता नहीं अपनी सिफारिशों पे, वही अमीन बुखारी जो वहां पे जाके जिन्होंने उस बलोचिस्तान में वो किया है, सर्व किया है, और बड़े बड़े केसेस वहां लड़े हैं। आपको पता है वहां पे क्या हालत थी, पंजाब से तो कोई जाते नहीं था पंजाबी वहां सर्व करने के लिए। अगर कोई इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन में काम का पुलिस अफसर था, अमीन बुखारी था, जो हर जगह नजर भी आता था, कंट्रोल भी कर रहा था, जीरो टॉलरेंस, ईमानदार, आज उसी को ही या इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा पहले तो इसको हटाओ ना, जो नजर आ रहा, जिन्होंने रोड क्लियर करवाए हैं 3 दिनों में। अमीन बुखारी साहब ने, जो इस्लामाबाद के हैं या पुलिस के, उन्होंने रोड साफ कराए, क्लियर करवाए। आज उनको रिवार्ड दिया गया है कि इनको तो OSD बना दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, इनको इस्लामाबाद की वो कमांड जो भी कर रहे थे, इनको नलायक लोग चाहिए हमें सब, हर हुकूमत नलायक लोग फिर आपके साथ वही अशर करेंगे जो पंजाब में हमने देखा है सर, कि नलायक लोग लेके आए ना। चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब भी नैब की भुगत रहे हैं, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी भी भुगत रहे हैं, FBR चेयरमैन भी नैब की भुगत रहे हैं, तमाम जो है, और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भुगत रहे हैं। जो मेन क्रीम है वो सारी जो है ना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तरह वो भी जाके भुगत रही है। आखिरी में कह दूँ कि सुप्रीम कोर्ट साहब ने बड़ा अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने ये लिया है सुओ मोटो।
मगर बड़ा डरते डरते मैं कह रहा हूँ इस लाइन के बाद ब्रेक पे कि जाएंगे। फैजाबाद का एक सो मोटो भी एक लिया गया है, उसका भी ये 1 साल हो गए हैं, फैसला उसका नहीं आया। अगर उसका टाइम पे कर दिया गया होता तो शायद इसकी जरूरत ना पड़ती। चलिए जरा ब्रेक की जानी बढ़ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अच्छी खबरों के मुतालिक में बात करेंगे। जिस तरह से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने और वजीर खजाना असद उमर ने चाइना से वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कौम को जो एक खुशखबरी दी है उससे मुतालिक में बात होगी। मगर इसके साथ साथ पिछले 3 सालों में कोयले की कानों में काम करने वाले 432 कानकुनों के हलाक होने का कौमी असम्बली में बड़ा खौफनाक इंकशाफ हुआ है। मजदूर की जिंदगी कब कीमती होगी इस मुल्क में, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पहले सेगमेंट में खवातीन से मुतालिक क्लासब हमारी डिटेल में बात हुई है, मगर जो कानकुनी का इशू है जिसमें सैकड़ों की तादाद में मजदूर जाँ बहक हो जाते हैं, हम अपने हमेशा प्रोग्राम्स में बात करते हैं, मगर इस पर कोई भी वजीर इसको सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वजीर तो छोड़े ना, उन्होंने तो नहीं सीरियस लेना, क्योंकि हमने ये देखा है कि वजारतें मिलने से पहले ये लोग बड़े एक्टिव थे, आपको नज़र आते थे। अब वो बाज़ बार मुझे किसी भी प्राइम मिनिस्टर में तरस भी आता है कि वो वजारतें ना बांट रहा हो तो हम पीछे पड़ जाते हैं कि फलां फलां को वजारत नहीं दी, उसको नहीं दी, उसको नहीं दी, फलां ये नहीं। ये होता है मीडिया का काम है सारा, वो दे देते हैं, वो काम छोड़ देते हैं सर। उसके बाद वो प्रोटोकॉल, उनको 2-4 सेक्रेटरी मिल जाते हैं, कोई बैग उठाने वाला, कोई फ़ोन उठाने वाला, कोई आपको गाड़ी बिठाने वाला, ये होते हैं सारे आपको। अब यकदम आप कहते हैं बस भाई मेरा तो इतना ही काम था, मैंने इतना करने था। अब भी अगर आपको कोई नज़र आते हैं एक्टिवली, जैसे हम पहले कहते हैं मुराद सईद हमें नज़र आता है पार्लियामेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए, उसको शीरी मज़ारी साहबा नज़र आती हैं, वो जैसी तैसी भी हैं, लड़ रही होती हैं, बोल रही हैं, शाउट कर रही हैं, जो भी हैं वो अपना काम किसी हद तक वो भी उस परफॉर्म कर रही होती हैं। बाकी कोई शाहमूद कुरैशी साहब नज़र आ जाते हैं कभी कभार, वो भी आगे लंबी लंबी तकरीरें कर लेते हैं। असद नज़र आ जाता है अपनी इकॉनमी पे। बाकी कोई नज़र आए तो आमिर साहब मुझे आप कोई इस पर करेक्ट कर दीजिएगा, कोई वहाँ पे वजारत में आपको बंदा नज़र नहीं आता जो लगे कि अपनी वजारत की तैयारी करके आया है और क्वेश्चन आवर में तैयारी करके आया है। जैसे कल मैंने कहा जमील अहमद खान की, मैं कल से उससे बड़ा मुतासिर हूँ, उससे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से। वैसे मैं इसने आपने पूछ लिया है, मेरे पहले अपने आप की मैं दुरुस्तगी कर रहा हूँ कि मेरे पहले शीरी मज़ारी साहिबा पे मैं बड़ा उनका नाकिद रहा हूँ। वो बड़ी रेगुलरली बैठती हैं और आधी मिनिस्ट्रियाँ उन्होंने संभाली हुई हैं, और शफकत महमूद साहब भी रेगुलरली आते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं अब जो जैसे कल वहाँ फिशरीज़ का जो पेश हुआ, और कल फिशरीज़ का मेन मिनिस्टर अली जैदी साहब गायब थे, वो नज़र नहीं आ रहे थे, और अभी तो गायब है। बात यह है, ये लोग ना टेलीविजन पे इतना आसान काम है, टीवी पे आते हैं, नजर भी आते हैं, सब कुछ देख भी लेते हैं। इमरान खान साहब भी देख लेते हैं, वो भी आ जाता है। वो कह रहे हैं पार्लियामान में जो है ना, क्योंकि वो कवरेज नहीं उस तरह की मिलती, तो फिर वोट करा के टीवी पे ये वजीर बन जाए फिर, या उस पर ट्विटर पे ही वजारतें चला लें, फिर उस पर तो नहीं चला रहे जहाँ पे इनको होना चाहिए। बड़े खौफनाक आमिर साहब कल 2 फिगर्स पेश किए गए हैं इसमें। हम इसलिए कह रहे हैं कि दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड, जिनकी हमारा मीडिया भी नहीं टेकअप करता, हमारी पार्लियामेंट टेकअप नहीं करती। और मुझे दुख ये है, फिर आप कहेंगे मैं उसी इशू पे जा रहा हूँ, खवातीन नहीं टेकअप करती, उनके ज़्यादा इनको इन्हीं कामों के लिए लाया गया था कि आप शायद एक बीइंग ए वुमेन, आपके अंदर ज़्यादा पेन है, सिंपथी है, हमदर्दी है उन फैमिली के लिए जो डेवस्टेटेड इनमें आती हैं, इंसिडेंट्स में डेवस्टेट होती हैं, मारी जाती हैं। आपको पता है कि एक घर का बंदा मारा जाए, एक औरत से ज़्यादा क्या पता है कि उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, कहाँ से कमाएगी, एक अकेला कमाने वाला। ये सिंपथी फैक्टर हम समझते थे खवातीन में ज़्यादा है, लेकिन फील ये हो रहा है कि हमारी इलीट क्लास क्योंकि आ गई है, उनके ये नज़दीक इश्यूज नहीं है, उनको कान करने के शायद पता ही ना हो कि माइनिंग क्या चीज़ होती है और किन किन मुल्क के उस एरियाज़ में की जाती है, या इनके मरने से बेचारे जो इनके और इंतहाई गरीब लोग हैं जो माइनिंग में जाते हैं। ये नहीं है कोई बड़े जिसको कोई मजदूरी नहीं मिल रही, वही बेचारा कान के अंदर जाएगा। मैं आपकी सिर्फ ऐड कर दूं कि मुझे हरनाई में, दुक्की में, बलूचिस्तान की ये मैंने कानें जो है ना मैंने विजिट की हुई हैं। वो जो आप यूरोपियन लिटरेचर पढ़ते हैं ना 17वीं 18वीं 19वीं सदी का, कि उस ज़माने में जिस तरह की कानकनी होती थी कि वो बिल्कुल ना कोई वहाँ पे सिस्टम नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई ऑक्सीजन ले जाने का निज़ाम नहीं है, वो बिल्कुल क्रूड 200 साल पहले जिस तरह यूरोप के अंदर कानकनी की जाती थी उससे भी बदतर है। और इंसान का देख के हैरान हो जाता है कि इन हालात में भी कानकनी हो रही है, क्योंकि सेठ का पैसा बन रहा है, ब्यूरोक्रेट्स का पैसा बन रहे हैं, लीजें दी हुई हैं, और ये कम फिगर हैं, ये वो फिगर ऑफिशियल जो आए हैं, इससे ज़्यादा हालात खराब है। अब सवाल यह है कि जिन महकमों ने इनको रेगुलेट करने वो मिले हुए हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, महकमे सारे मौजूद हैं,
वो इनके साथ मिला है, कानकनी के कंट्रैक्टर हैं, वो इनकी जेबें उनकी गर्म कर देते हैं। ये अपनी जेबें गर्म करने के लिए लोगों के बच्चे मरवा रहे हैं, उनके खानदान उजड़े हैं। मैं आपके साथ डाटा मेरे साथ 3 सालों का, और ये डाटा पूरा जैसे आप कह रहे कंफर्म डाटा नहीं होगा ये, अब तक 432 ये बेचारे मजदूर जो है ना यहाँ माइनिंग में मारे गए हैं। 432 फैमिलीज उजड़ी, आप अंदाजा करें। और सबसे ज्यादा जो आमिर साहब ये केसेस हैं, मेरे लिए हैरानी की बात है, पंजाब में 187 यहाँ पे पंजाब में ये मारे गए हैं ये बेचारे जो माइनर्स हैं सर। इसके बाद बलोचिस्तान में 123 हैं, KPK में 58 हैं, सिंध में 26 हैं, आज़ाद कश्मीर में 4 हैं, फाटा में 34। ये मोस्टली गरीब इलाकों के बच्चे मर्द आते हैं माइनिंग में। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको कोई मजदूरी नहीं मिलती सर, वो माइनिंग में जाएगा कि चले मैंने अब मेरे बच्चे मरे ना, उनको ये करें। कोई रेगुलेशन नहीं है सर, कोई आपने ये रिपोर्ट कल पेश हुई है कौमी असम्बली में, वो DHA की और कैंट की लेडीज को नजर आई, आपने किसी ने उठाया हो कल? हम आप और मैं बैठे रहे हैं सर, हमने पूरा सुनी है सारी चीजें, एक खतून भी नहीं खड़ी हुई सर इस पे। चले इसको छोड़ दें हमेशा, बल्कि एक अच्छा कालम मैं देख रहा था उनका नसीम अहमद बाजवा साहब ने लिखा है, यूरोप की डेयरी से लिखते हैं, कोयला निकालने वाला खुद कोयला बन गए। मैं उनका कालम पढ़ रहा था, उन्होंने कुछ इसके साथ डाटा दिया है कि KPK जो जिला आपका शांगला है, वहां पे सबसे ज्यादा आपके लोग जो है ना वहां से काम करते हैं। अब बलूचिस्तान में कोयले की तकरीबन 400 कानें आमिर साहब, 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनकी उम्र 13 बरस से लेकर 34 बरस तक है। ये नसीम बाजवा साहब के कालम से मैं कोट कर रहा हूँ, जो रोजाना 16 से 18 घंटे काम करते हैं। और इनको कहा यह जाते 50,000 से लेकर 2 लाख तक ये इनको आके इनको पैसे मिलते हैं। सो ये वो चीज़ हैं आमिर साहब के, उसकी ज़िला शांगला की देखें 8 लाख आबादी है, उसमें 35,000 लोग जो है ना कोयले की कान में वो काम कर रहे हैं, और डेली उनकी अमवात हो रही है। ये बहुत बड़ा फिगर है, 432 से 3 सालों में देख लें, हर तीसरे दिन जो चौथे दिन जो है, अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मजदूर मर रहा है। अब इसके साथ रिलेटेड एक और चीज़ थी आमिर साहब, ये मैं खवातीन की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि हम इस मुल्क को बदलने के लिए आए हैं और हम इसको बदल के रख देंगे। वो है कि यहाँ पे जो कारोकरी के और कत्ल के इनके वायलेंस के यहाँ वाक़यात हुए आमिर साहब, इस वक्त जो कौमी असम्बली में बताया गया है 5 सालों में सर आमिर साहब यहाँ पे गैरत के नाम पर या 1,500 औरत कत्ल हुई है सर, गैरत के नाम। एंड डेफिनिंग साइलेंस इन द पार्लियामेंट। कल की रिपोर्ट बता रहा हूँ, किसी ने नहीं पढ़ी सर, इन 60 खवातीन ने नहीं पढ़ी, तमाम मैं उनकी पार्टीज की बात कर रहा हूँ। ये एम्पावर्ड होकर आई थी, जिन्होंने ये इश्यूज उठाने थे, जिन्होंने बैठ के कल रोला डाल देते। और इसमें जो कत्ल हुई हैं सारी, ये उसके अलावा हैं, यहाँ 5,312 खवातीन 5 सालों में कत्ल हुई हैं, इन एडिशन टू कारोकरी के 1,500 अलहदा और 5,312 अलहदा। सो टोटल अगर आप इनको देख लें तकरीबन 7,000 से ज़्यादा खवातीन जो हैं वो कत्ल हुई हैं पाकिस्तान में। और कल ये रिपोर्ट पेश की गई है रेप के, बाकी उस किडनैपिंग के, उनके तो हम उसमें जा ही नहीं रहे। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है एज फार एज भाई, चलो बाकी तो होते रहते हैं, मान लेते हैं कि जनाब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भाई कत्ल होना इट्स ए बिग थिंग। मर्डर हुए हैं, असैसिनेशंस हुई हैं, औरतों को मारा गया है। नॉट ए सिंगल वुमन स्टूड अप इन द हाउस जो खड़े होकर यह कहती कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, किन किन सूबों में हो रहा है, क्यों हो रहा है, या इनको कमेटीज में बुलाया जाए, पुलिस वालों को बुलाया जाए, या जितने सोशल इश्यूज हैं उनको वो किया जाए। कहीं से आमिर साहब कोई आवाज़ नहीं उठी। वहाँ पे 400 आपके 32 कानकनी के बेचारे मजदूर मारे जाए, उनके लिए इनके पास कोई टाइम नहीं, हमारी पार्लियामेंट ना इनके पास टाइम। साहब बाकी इश्यूज पे तो मर्दों का भी उतना ही फर्ज है जितना औरतों का है, मगर औरतों का कारोकारी का इशू जो है, ये औरतों का जो कोटा सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन इसलिए किया गया है कि औरतों की एम्पावरमेंट हो। औरतें हमारे यहाँ माशरे में बहुत ज़्यादा पिसी हुई हैं, उनको खड़ा करने के लिए, उनके इश्यूज को टेकअप करने की खास जिम्मेदारी है। वो बिल्कुल जो है, जब ये टेकअप किए, आप भी मौजूद थे, मैं भी था वहाँ पे, मैं भी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे इस पे इनको कम से कम बहुत ज़्यादा शोर मचाना चाहिए। पढ़े नहीं है, तो वो बिल्कुल ना किसी ने पढ़ा हुआ था, ना कुछ था, कोई इशू आया ही नहीं, कोई उस पर कोई बहस ही नहीं नजर आई। ठीक है, बिल्कुल लास्ट लाइन्स होंगी आपकी क्लास। तो जनाब ये जो बेकमात हम डिबेटिंग क्लब में ले आए हैं, और एक ही मैं फिर कहूँगा, इस पर भी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ आपने बहुत बड़े अच्छे काम किए हैं, एक सुआ मोटो इस पे भी ले लिया जाए कि क्या फार्मूला इस पे नहीं कह रहा, इस पे नहीं कह रहा, मैं उसी पे खवातीन पे आ रहा हूँ सर। खवातीन का मैं कह रहा हूं, ठीक है कि फार्मूला होना चाहिए कि एक एरिया से आप कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 दर्जन ले, इनको नल एंड वाइड करने चाहिए कि एक ही हल्के से, एक ही 2 किलोमीटर से 15 MP MNA खवातीन लाहौर के NA 131 से
यहाँ 15 MNAs और MPs भी 10% इलाके से। ये कैसे 15 खवातीन MNAs और MPs जो हैं एक ही इलाके से उठा के आपने MNAs और MPs बना दी, इसको जमहूरियत कहते हैं। ये कोई आपकी वो नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, स्क्रैप करना चाहिए, इनसे दोबारा नॉमिनेशन मांगनी चाहिए। इनको PTI से यही दोबारा दें, नॉमिनेशन दें। कुछ सूबे की थोड़ी सी, एक इलाके से 15 खवातीन आपने दे दी हैं, कौमी असेंबली में भी दे दिए हैं, ऊपर भी दे दिए साथ और नीचे भी दे दें। इसमें चीफ साहब को नोटिस लेना चाहिए और इसको बैठ के इसकी डिस्कशन और इस पर मेरा ख्याल फैसला आना चाहिए कि क्या एक हल्के से 2 किलोमीटर के इलाके से अब 15 MNAs और MPs वहां से दे सकते हैं। 2 किलोमीटर से 15 MNA MPs बना दिया। ठीक है, चलिए इसके साथ प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।